नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है चंद्रयान 1 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रयान 1 से रिलेटेड एक दो पॉइंट रह गए थे तो उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो है 2003 में इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला और अप्रूवल मिलने के बाद 2008 में इसको लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसका मेन काम था मून की केमिकल, मिनरोलॉजिकल एंड फोटो जियोलॉजिक मैपिंग। इतना काम जो है 3 काम थे इसके। मैपिंग करनी थी मून की, इसको केमिकली, मिनरोलॉजिकल मींस मिनरल्स के बारे में, फोटो जियोलॉजिक मतलब कि देखिए जो भी रेडिएशन होता है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होता है, तो रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, तो वही फोटो जियोलॉजिक मैपिंग हो गई। आपको बता दिया था कि इसमें जो है 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे और केवल भारत का नहीं था ये पूरी तरीके से, मतलब जो भी यूज़ किया गया था उसमें मटेरियल वो जो है यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया 5 देश और भी शामिल थे। और इसके बाद जो है हाई रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग का काम था इसका मून में, इनविजिबल, नियर इंफ्रारेड, लो एनर्जी एक्सरेज और हाई एनर्जी एक्सरेज रीजन में। इसके बाद लास्ट में जो है आपको ये बताया था हमने कि इसको पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। देखिए अभी तक जो भी लॉन्च किए गए हैं वो पीएसएलवी से ही लॉन्च किए गए हैं। एस्ट्रोसैट भी, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी और चंद्रयान 1 भी। ठीक है, मतलब पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, उसके बाद मॉम लॉन्च किया गया और मॉम के बाद एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया। और अब जो है लास्ट में आप ये देख लीजिए कि मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग में ये चीज़ आपको काम आएगी कि चंद्रयान 1 मिशन को भेजने के लिए जो भी ग्राउंड फैसिलिटीज़ डेवलप की गई या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था उसने मॉम मिशन में जो है बहुत हेल्प की। तो मॉम मिशन 2013 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च हो चुका था। और इसके बाद आगे देख लीजिए आप कि डीप स्पेस नेटवर्क स्थापित किया गया था। प्रोसीजर हमने आपको बता दिया था कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में 2000 में 1999 में पहली बार चर्चा होती है। उसके बाद एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है इस पर डिस्कशन किया और उसके बाद में नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स बनाई गई और इस टास्क फोर्स के बनने के बाद जो है इस प्रोग्राम को आगे ले गए और 2000 के बाद 2008 में जाकर के ये लॉन्च हुआ। इसके लॉन्च होने से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को जो है एक नया थ्रस्ट मिला, मींस विकास के नए आयाम मिले। और ये पहली बार था जब इसरो जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बियॉन्ड गया। अभी तक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक में ही जो है चीज़ें लॉन्च कर रहा था, सैटेलाइट्स वगैरह। और इसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये जो हम आपको कह रहे थे कि मेंस के आंसर राइटिंग में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। द मिशन गोल ऑफ हार्नेसिंग द साइंस पेलोड्स, ल्यूनर क्राफ्ट एंड द लॉन्च व्हीकल विथ सूटेबल ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स इंक्लूडिंग डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन वर रियलाइज्ड विच वर हेल्पफुल फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस लाइक द मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसके बाद में आप देखिए ये अर्थ कह रहे हैं मून से 100 किलोमीटर ऊपर की एक ऑर्बिट में जो है चक्कर लगा रहा है, तो वहीं पर है। अब बातें हैं चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 2 को देखिए जो है ये चंद्रयान 1 का एडवांस मिशन था। उसमें आपको हमने बोला था कि देखिए एक जो है ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर के साथ में एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जो गया था चांद की धरती तक। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ चांद की धरती तक नहीं गई थी, तो चांद की धरती तक गया था और शेकल्टन क्रेटर पे जाकर के गिरा था। और उसको गिरा था मतलब गिराना ही था ही, हम लोगों को कोई धोखे से नहीं गिरा था। तो एडवांस वर्जन ऑफ द प्रीवियस चंद्रयान 1 मिशन, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये बहुत जल्दी का ही है तो इसके बारे में सबको लगभग काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये तीनों चीज़ें थी इसमें, जिसमें सबको पता है कि लैंडर जो है वो 2.1 किलोमीटर ऊपर तक जो है कांटेक्ट में था इसरो के, उसके बाद कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। तो चंद्रयान 2 को हम लोगों ने जो है GSLV MK3 से लॉन्च किया था। ये MK1, MK2, MK3 का आप समझ लीजिए कि MK1 जो है GSLV में वो सैटेलाइट थे। एक्चुअल में 94 के आसपास जो है रशिया के साथ में एक मतलब आप ये कह सकते हैं MOU साइन हुआ था या एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत रशिया जो है हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला था। लेकिन MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को कर नहीं पाया। तो फिर उसने जो है 7 क्रायोजेनिक इंजन दिए भारत को बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के। तो कुछ समय तक भारत ने जो है उन 7 क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाले जो इंजन मिले थे उनको इस्तेमाल किया।
तो जब तक हमने उनको इस्तेमाल किया तब तक जो है वो GSLV Mk1 रहा, और उसके बाद फिर उसी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमने अपना आगे एक विकास नाम का इंजन जो है डेवलप कर लिया, क्रायोजेनिक इंजन, और जब उससे हमने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया तो वो Mk2 हो गया। अब जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट आ रहा है वैसे वैसे जो है Mk3 हो जा रहा है, आगे देखिए क्या होता है। तो इसको हमने जो है GSLV Mk3 से लॉन्च किया, बाकी अभी तक जितने भी थे उनको सबको PSLV XL से लॉन्च किया था, जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है PSLV का। अभी इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में लॉन्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब वहाँ आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी लॉन्चर के बारे में, जो रॉकेट है। तो GSLV Mk3 से इसको लॉन्च किया गया 2019 को, और अब इसको आप देखिएगा, ये स्टेटमेंट कभी पूछा जा सकता है आपसे कि इट्स प्लान्ड ऑर्बिट विद पेरिजी नियरेस्ट पॉइंट टू अर्थ 169.7 किलोमीटर एंड अपोजी 45,475 किलोमीटर। मतलब आप सोच के देखिए कि इसको जो है जो जिस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला गया था, देखिए जिनको जो है हमें बाहर भेजना है किसी दूसरी ट्रेजेक्ट्री में, तो उनको जो है झूला झुलाना पड़ता है, और झूला झुलाने के लिए जो है भाई मोलनिया ऑर्बिट जिसको कहते हैं, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसी में झूला झुला सकते हैं आप। तो झूला झुलाया गया इसको, और झूला झुलाते समय आप देखिए कि जब सबसे पास आता था अर्थ के पेरिजी की पोजीशन में तो 169.7 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाती थी, और जब बिल्कुल अपर ऊपर जाता होगा तब जो है आप समझिए कि 45,475 किलोमीटर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मोलनिया ऑर्बिट का कमाल क्या है, कितना ज़्यादा गैप आ जाता है। सोचिए कि 45,475 किलोमीटर ऊपर जा रहा है अर्थ से ही, और वहीं जब पास आता था तो जो है 169-170 किलोमीटर रह जाता है केवल। अब उसके बाद आप देखिए चंद्रयान 2 जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था, जिसमें ऑर्बिटर लैंडर रोवर सारे थे, और इसका काम था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, क्योंकि मून का जो साउथ पोल है उसको जो है अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। और इसका काम क्या था कि जो है डिटेल्ड स्टडी करता है ये टोपोग्राफी की, यानी जो ऊंचा बचा वहाँ का ऊंचा नीचा मीन्स कैसा टेरेन है ज़मीन का। दूसरा सीस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस केमिकल कंपोजिशन, सतह का जो है केमिकल कंपोजिशन कैसा है, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मोफिजिकल मतलब कि कैसा टेम्परेचर या किस तरीके का रेडिएशन है, किस तरीके का मतलब गर्मी है या किस तरीके का जो है वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह है। तो थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप सॉइल एंड कंपोजिशन ऑफ द टेनुअस लूनर एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का तो उसका क्या कंपोजिशन है। तो ये सारे काम जो है इसको करने थे, और ओवरऑल इसका काम जो है वो ये समझना था कि आखिरकार मून का जो ओरिजिन है और इवोल्यूशन है, वो ओरिजिन क्या है और इवोल्यूशन कैसे हुआ। और इसके बाद आप देखिए फिर वही झूला झुलाने के बाद ट्रांसलूनर इंसर्शन मैन्यूअर इसके साथ किया गया। ये वही जैसे मार्स मिशन में हमने आपको बताया था उसी तरीके से इसके साथ भी किया, झूला झुला के उसको भेज दिया उधर चंद्रमा की तरफ। उसके बाद आप देखिए ये करना क्या था, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो पोलर रीजन्स में एक तो इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल्स खोजने थे, और इसमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो 8 थे। चंद्रयान 1 में 11 थे, इसमें 8 थे। ये बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कभी आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, गिनती भले ना आए, कम ज़्यादा करके पूछ सकते हैं कि चंद्रयान 1 में जो है हम लोगों ने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, जबकि चंद्रयान 2 में कम यूज़ किए थे। और जबकि आपको जो है उस समय ये लग सकता है कि चंद्रयान 2 बाद का है तो इसमें ज़्यादा करना चाहिए, तो ऐसी जगहों पे ज़रूर स्टेटमेंट उल्टे सीधे बन जाते हैं। अब उसके बाद आप देखिएगा द ऑर्बिटर कैमरा इज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन कैमरा इन एनी लूनर मिशन सो फार एंड विल प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस विल बी द इमेंसली यूजफुल टू द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। मीन्स अभी तक किसी भी लूनर मिशन में इतना हाईली रेजोल्यूशन कैमरा इस्तेमाल नहीं किया गया है जितना जो है इसमें किया गया। और इसके बाद आगे है कि द प्रिसाइज लॉन्च एंड मिशन मैनेजमेंट हैज़ इंश्योर्ड ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 7 years इंस्टीड ऑफ द प्लान्ड 1 year। ये चंद्रयान 2 के बारे में, इसको 1 साल का प्लान था कि 1 साल काम करेगा, लेकिन जो है ये लगभग 7 साल तक काम करेगा। जिस तरीके से लॉन्च किया, इतना सक्सेसफुली ऑर्बिटर को लॉन्च कर ले गए हम लोग। चंद्रयान 3 भी अब देखिए लॉन्च होने वाला है। तो चंद्रयान 3 जो है वो इसरो के चेयरमैन ने बोला कि 12 जुलाई 2023 से 19 जुलाई 2023 के बीच में हम इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नेविगेशन सैटेलाइट की बात करते हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट का आप समझ लीजिए ये एक तरीके से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही है,
और इसकी ज़रूरत, ये इमर्जिंग सैटेलाइट बोलते हैं इसको, इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है लोकेशन वगैरह एग्जैक्ट पता चल सकें, चाहे एविएशन सेक्टर के लिए यानी हवाई जहाज़ वगैरह के लिए, और चाहे ज़मीन पर चलने वाले आदमी के लिए। तो ये जो है 2 तरह की सर्विस देता है, एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो ज़मीन के लोग हैं उनके लिए। इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी देता है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज का मतलब ये है कि जैसे डिफेंस सेक्टर के लोगों का नेविगेशन हो गया तो वो पूरी तरीके से अलग हो गया, सबको नहीं मिलेगा उस तरह का नेविगेशन। इसको देखिए, सिविल एविएशन सेक्टर के जीपीएस को बनाने के लिए या नेविगेशनल सैटेलाइट को बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इसरो ने काम किया है। ये याद रखिएगा, ये कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इसरो ने मिलकर के काम किया। आपको लगेगा ये हाईवे बनाती, इसरो के साथ क्या काम करेगी, लेकिन नेविगेशनल सैटेलाइट बनाने में सिविल एविएशन सेक्टर के लिए यूज़फुल हो या एविएशन सेक्टर के लिए यूज़फुल हो, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, AAI ने काम किया है और इसने गगन सिस्टम को स्थापित किया। जैसा कि आपको पता, गगन सिस्टम जो है वो एविएशन सेक्टर की पोजिशनिंग के लिए या नेविगेशन के लिए काम करता है। और इसके बाद जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स थी पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज की, तो इसको जो है, इसके लिए जो सिस्टम स्थापित किया उसका नाम है IRNSS। दोनों के लिए देखिए, नेविगेशनल सैटेलाइट्स का सिस्टम ही है, गगन एविएशन सेक्टर के लिए है, हवाई जहाज़ वगैरह के लिए है, और IRNSS जो है वो ज़मीन के लोगों के लिए यानी जो अदर यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए है। और इसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बाद में इसको जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है नाविक का नाम दे दिया था, पहले इसको IRNSS ही बोलते थे। गगन के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इसरो ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। दूसरा, ये केवल इंडियन एयर स्पेस में ही जो है सर्विसेज देता है, ये याद रखिएगा, इसमें भी कभी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो ओवर इंडियन एयर स्पेस ही सर्विस देगा। तीसरा, उसके बाद सर्विस देने की अगर बारी आती है तो ये जो है कोलैबोरेट कर लेता है या कोऑर्डिनेट कर लेता है और जो दूसरों के नेविगेशनल सिस्टम है उनके साथ, तो उससे उनके साथ कोऑपरेट करने के बाद जो है ये देश के बाहर वाली सर्विसेज दे पाता है। लेकिन इंडियन एयर स्पेस में फुली केवल अपने दम पे, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही पूरी सर्विस देता है। और ये ध्यान रखिएगा कि गगन जो है इसके लिए 2 सैटेलाइट जो काम कर रहे हैं वो है GSAT-8 और GSAT-10। हो सकता है कभी स्टेटमेंट दे दें, हालांकि इतना गहराई में जाके स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, पर UPSC का कोई भरोसा नहीं आजकल। उसके बाद आप देखिए IRNSS नाविक, यानी ये अब जो है यूज़र रिक्वायरमेंट्स वाला आ गया, गगन का मामला ख़त्म हो गया। तो ये जो है क्रिटिकल नेशनल एप्लीकेशंस के लिए काम करता है और इसकी सर्विसेज जो है इंडिया में भी मिलती हैं और नेबरहुड में भी मिलती हैं। तो सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अभी रेंज भी आपको पता चल जाएगी, अपनी बाउंड्रीज़ के 1500 किलोमीटर बाहर तक देता है और देता है उसके बाहर तक भी ये सर्विसेज। कैसे देता है अभी आप देखिएगा ज़रा सा। तो 2 टाइप की सर्विस देता है ये, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। अब यहाँ पे आप बात समझ लीजिएगा, नेविगेशनल सैटेलाइट जो है वो भी 2 टाइप की सर्विस देता है, सिविल एविएशन सेक्टर की और दूसरी किस तरह की, यूज़र रिक्वायरमेंट्स बेस्ड। और यूज़र रिक्वायरमेंट बेस्ड जो है वो भी 2 तरह की सर्विस देता है, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस की, दूसरी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो इसको आगे देख लीजिए आप कि इसमें जो है टोटल 9 सैटेलाइट हैं और 9 सैटेलाइट में से 8 जो हैं वो ऑर्बिट में है, क्योंकि एक का लॉन्च जो है वो फेल हो गया था। अब यहाँ जो अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था नाम कैसे रखे जाते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो 3 सैटेलाइट जो हैं इन 8 में से वो तो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और बाकी के 5 जो हैं वो हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 29 डिग्री के एंगल पर हैं। ये बात याद रखिएगा कि 29 डिग्री के एंगल पर है। एंगल बिगाड़ के कभी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे करके कि इतने डिग्री के एंगल पर है। हो सकता है कोई ऐसा एंगल बोलते हैं जिसको आदमी अंदाज़ा नॉर्मली लगा सके कि इतना एंगल नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेविगेशन, एक तो देखिए नेविगेशन सैटेलाइट, जब हम लोग ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ बातचीत ये आई थी कि नेविगेशनल सैटेलाइट्स को जो है मिड अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। लेकिन यहाँ IRNSS के केस में एक तो ये चीज़ उल्टी है कि ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स में ऑर्बिट में है सारे सैटेलाइट। तो ये चीज़ कभी धोखा दे सकती है आपको, इसलिए ये याद रखिएगा, ये बात कभी पूछा जा सकता है कि मिड अर्थ ऑर्बिट में है ये सारे, तो ये धोखा हो जाए कि नेविगेशनल सैटेलाइट जो है मिड अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। दूसरा, 29 डिग्री के एंगल पर है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है, और जियो स्टेशनरी तो आप जान ही रहे हैं 0 डिग्री एंगल पे होती है। तो 3 जो है 0 डिग्री के एंगल पे हैं और बाकी के 5 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 29 डिग्री के एंगल पर हैं।
और इनका नाम जो है नाविक रखा, वही हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री जी ने। अब इनका नाम देखिए, आप लास्ट में आपको दिख रहा होगा, द 8 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स इन द IRNSS सीरीज नेमली 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G, ABCDEFG तक तो ठीक है, H गायब हो गया, फिर 1I आ गया। तो H के बारे में आप देखिए नीचे लिखा है कि IRNSS 1H बीइंग अनसक्सेसफुल। तो ये जब अनसक्सेसफुल हो गया तब ये 1I लॉन्च किया गया है, तो अब 1I रहा, 1H गायब हो गया, इसलिए नामों के बीच में गैप आ जाते हैं। प्लान फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया तो कोई क्या करेगा, सैटेलाइट कुड नॉट रीच ऑर्बिट, पहुंचा ही नहीं ऑर्बिट तक। उसके बाद आप देखिए ये जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, और रीजन अपनी बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक सर्विस देता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री प्लस 1500 किलोमीटर को मिला करके इसके लिए बोलते हैं प्राइमरी सर्विस एरिया। कभी अगर आपको ये बोला जाए कि प्राइमरी सर्विस एरिया बाउंड्री के अंदर है और एक्सटेंडेड एरिया 1500 किलोमीटर बाहर है इसका, तो ये ऐसा नहीं है। प्राइमरी सर्विस एरिया के अंदर खुद की बाउंड्री के बाहर 1500 किलोमीटर तक का रीजन जो है इंक्लूड है, और एक्सटेंडेड रीजन जो है उसके लिए आप देखिए ये स्टेटमेंट आपसे कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले IRNSS के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, और चूंकि ये सिस्टम देखिए लंबे समय तक काम कर ही रहा है और इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी कुछ जो है लॉन्च नहीं हुआ है या फिर जो है इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो इसलिए आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है एक प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है नेविगेशन का। नेविगेशन हम लोग हर समय यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एन एक्सटेंडेड सर्विस एरिया लाइज बिटवीन प्राइमरी सर्विस एरिया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सटेंडेड सर्विस एरिया किसको कहते हैं। ये डायरेक्ट एज इट इज स्टेटमेंट आपको कभी मिल सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, कि एक्सटेंडेड सर्विस एरिया लाइज बिटवीन प्राइमरी सर्विस एरिया एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल फ्रॉम 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मीन्स 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के मिलाने से जो एक आयत बनेगा, उस आयत के एरिया में अगर आप प्राइमरी सर्विस एरिया निकाल दें, मींस बाउंड्री प्लस 1500 किलोमीटर को हटा दें, तो जो एरिया बचेगा उसको कहेंगे एक्सटेंडेड सर्विस एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ तक भी सर्विस देता है, मींस 1500 किलोमीटर के बाहर तक सर्विस देता है। 1500 किलोमीटर को लेकर के एक बार यूपीएससी ने स्टेटमेंट देके पूछा भी है, तो ये स्टेटमेंट आ जाए कल को, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। उसके बाद आप आगे देखिए कि रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज की अगर बात करें तो ये एक तरह की इनक्रिप्टेड सर्विसेज हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब ये कि हर कोई जो है इसको डिकोड नहीं कर सकता, जिसके लिए है बस वही इसको यूज कर सकता है फॉर द ऑथराइज्ड यूजर्स। और इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्यूरेसी जो देता है अपनी प्राइमरी सर्विस एरिया में, पूरे एरिया में नहीं, ये भी स्टेटमेंट बिगाड़ के पूछा जा सकता है कि ये एक्यूरेसी जो देता है तो अपने प्राइमरी सर्विस एरिया में 20 मीटर तक की, बेटर देन 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है अपने प्राइमरी सर्विस एरिया में, एक्सटेंडेड एरिया में नहीं, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद IRNSS के आप ये देख लीजिए एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं। तो टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। तो इस तरीके से 8 काम ये कर रहा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि इसका जो सैटेलाइट है IRNSS 1A यानी पहला सैटेलाइट, ये जो है मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर्स को कंट्री के अंदर, इन द इंडियन रीजन। एक्सटेंडेड एरिया में नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना है कि एक्सटेंडेड एरिया में ये सर्विसेज जो मैसेज सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, ये प्रोवाइड करता है केवल इंडियन रीजन में। 1A सैटेलाइट जो है इसका IRNSS का, नाविक का। और देखिए इसके जो सैटेलाइट हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें मैप, एक पिक्चर ले रखी है, तो ये हरा हरा डॉट जो दिख रहा है ना, इसी एरिया में जो है सारा पूरा एरिया जो है वो इंक्लूड कर रखा है। अब मैप से आपको याद रहेगा कि एक्सटेंडेड रीजन कितना, आप देख रहे होंगे चाइना का भी जो है लगभग पूर्वी हिस्सा जाकर के काफ़ी कवर कर लिया है इसने। इधर आप देखेंगे तो मैप में आप देख रहे होंगे जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप का ये कुवैत वाला UAE वाला हिस्सा जो है ये भी इसमें कवर हो रखा है। ऊपर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया तक भी जा रहा है, मंगोलिया वगैरह की ज़मीन जो है इसमें कवर हुई है। या फिर जो कजाकिस्तान, जो 5 स्थान हैं आपके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तो ये भी जो है इंक्लूड ही हैं इसके एरिया में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, जो और टाइप बचे हुए हैं छोटे से।
एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो हैं ये एक तरीके के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए सैटेलाइट्स हो सकते हैं। तो इनका क्या है कि ऐसा कुछ भी जो है खास नहीं है। स्मॉल वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट केवल जो है एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज से भेजे जाते हैं थ्रू द साउंडिंग रॉकेट। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे छोटे छोटे हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एप्पल जो है बहुत स्टार्टिंग का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इंडिया का एक्सपेरिमेंटल, तो वो जो है ये एप्पल ही था। तो आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी टेक पेलोड हो गया, रोहिणी RS-1 हो गया, एप्पल हो गया, यूथसेट हो गया, और INS सीरीज जो है उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भेजे गए हैं। जब भी कोई नई सीरीज़ नए एंगल नए काम के साथ करते हैं चालू, तो फिर हम लोग जो है उसमें पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का इस्तेमाल तो करेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि पता चला आप देख ही रहे हैं कि एक बार अगर फुली फ्लैज मिशन आपने लॉन्च कर दिया और अनसक्सेस हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब आपने देखा होगा जब चंद्रयान 2 जो है लैंडर 2.1 किलोमीटर ऊपर जब कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया तो के सिवान जो है वो रो दिए थे प्रधानमंत्री गले लग करके। खैर ये चर्चा का विषय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा दुख होता है, काफ़ी मेहनत के बाद लॉन्च करना पड़ता है बेचारों को। तो इसलिए जो है बहुत सोच समझ के पहले सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके तभी लॉन्च करते हैं। तो स्मॉल सैटेलाइट्स की अगर बात करते हैं तो स्मॉल सैटेलाइट्स के बारे में आप देख लीजिए कि जो है 5 किलोग्राम तक का अगर जो है सैटेलाइट 500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट है तो वो स्मॉल सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है। इसको आप देख सकते हैं, अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टैंड अलोन पेलोड्स फॉर अर्थ इमेजिंग एंड साइंस मिशंस विद इन ए क्विक टर्न अराउंड टाइम। मीन्स अगर बहुत जल्दी किसी जगह की तस्वीर चाहिए है और अर्थ इमेजिंग, अर्थ मतलब ज़मीन जो है उसकी आपको इमेज वगैरह बनानी है, और साइंस मिशन, तो इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड कोई बहुत फास्ट सैटेलाइट इस तरीके का 500 किलोग्राम तक का जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा उनको स्मॉल सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप देखिए नीचे लिखा है मेकिंग द वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेलोड्स, 2 काइंड्स ऑफ बसेस, 2 तरीके की जो है बसेस। अब ये बसेस आप समझिएगा ये एक तरह के सैटेलाइट ही हैं। बस मतलब ये मत समझिएगा यात्रियों को ले जाने वाला कि हम इस पर सैटेलाइट रख के लॉन्च कर देंगे, इसका धोखा कभी नहीं होना चाहिए। इस धोखे में जो है कभी उल्टे सीधे स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये जो है सैटेलाइट है इंडियन मिनी सैटेलाइट, इसको बस भी बोलते हैं। तो ये बस जो है 100 किलोग्राम तक के जो है पेलोड को ले जाती है, मतलब 100 किलोग्राम का आप समझो इसको, ये 100 किलोग्राम क्लास का जो है सैटेलाइट है ये, और पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ अराउंड 30 किलोग्राम, और इसमें जो पेलोड की कैपेबिलिटी है वो 30 किलो, मीन्स 100 किलोग्राम के क्लास का जो है पेलोड है, ओ सॉरी सैटेलाइट है, और पेलोड की कैपेसिटी जो है वो 30 किलोग्राम की है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स का पहला मिशन जो है वो पहला मिशन था IMS-1 जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। और ये चूंकि स्मॉल सैटेलाइट है तो अकेले नहीं भेजे जाते हैं, तो इसको भेजा गया है कार्टोसैट 2A के साथ में। ऐसे ही दूसरा जो है यूथसेट, इसको आप देखेंगे तो इसको भेजा गया है रिसोर्ससेट 2 के साथ में 2011 में। तो ये अकेले नहीं भेजे जाते स्मॉल सैटेलाइट जनरली, ये बात याद रखिएगा, कभी धोखा देने के लिए कुछ पूछा जाए उल्टा सीधा तो ध्यान रखना है इसको। दूसरा देखिए आप, दूसरा IMS-2 जो है ये 400 किलोग्राम का स्टैंडर्ड बस है, मींस 400 किलोग्राम की सैटेलाइट है, और इसका पेलोड कैपेबिलिटी जो है वो 200 किलोग्राम है। और इसको वर्क हॉर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस भी कहते हैं। ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कभी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आपसे पूछा जा सकता है कि IMS-2 बस जो है ये इसको वर्क हॉर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस कहते हैं। वर्क हॉर्स ऑफ रिमोट एप्लीकेशंस आप इसलिए ध्यान रखना रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस का, क्योंकि जो PSLV है उसको भी वर्क हॉर्स कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए जो है घुमा फिरा के कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। PSLV के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में पता चल जाएगा। अब इसको आप देखिए कि इसके साथ जो है IMS-2 में जो पेलोड भेजा गया इसका जो है उसको सरल नाम से आपने देखा वो 2013 में जो दिखा था, द फर्स्ट मिशन ऑफ IMS-2 इज सरल इज ए कोऑपरेटिव मिशन बिटवीन इसरो एंड CNES। तो ये CNES जो है ये फ्रांस की एजेंसी है नेशनल, उस एजेंसी के साथ मिल करके इसरो ने जो है लॉन्च किया था इसको, इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 सरल नाम से। और अदर यूथसेट के बारे में हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 के साथ, IMS-1 के साथ, और दूसरा एक सैटेलाइट है माइक्रोसेट। ये स्टूडेंट सैटेलाइट की अगर बात करें तो इनको जो है यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं,
और वो भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करके जो भी फैसिलिटीज़ या फिर कोई जो है मटेरियल या फिर कोई ऐसा सामान चाहिए सैटेलाइट बनाने के लिए, तो वो प्रोवाइड कराने का काम होता है इसरो का। उसके बाद लॉन्च करने का काम है इसरो का। सैटेलाइट बनाने का काम केवल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का है। केवल कोई अकेला एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं, एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इसको मिलके बना सकते हैं। और इसरो जब इसको लॉन्च कर देगा तो लॉन्च करने के बाद इसका जो डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम इसरो का है। और इसरो जब डाटा कलेक्ट कर लेता है तब जो है उस यूनिवर्सिटी को भेज देता है। अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में एक साथ काम कर रही हैं तो फिर जो है इसरो उन सबके ग्रुप में से किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ जो है कोलैबोरेशन में रहेगा और डाटा वगैरह जो कुछ भी है वो सारा उस यूनिवर्सिटी को भेजेगा। बाकी आगे वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे शेयर करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। और ये देख रहे होंगे आप, इनका नाम जो है डेवलपमेंट ऑफ नैनो पिको सैटेलाइट्स, ठीक। तो नैनो और पिको सैटेलाइट्स बोलते हैं इनको। तो ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट सैटेलाइट का ही दूसरा नाम जो है नैनो या पिको सैटेलाइट है। नैनो पिको आप जानते ही होंगे कि जो है साइंस में 10⁻⁹ के लिए नैनो इस्तेमाल करते हैं और पिको 10⁻12 के लिए। तो बाकी डिस्टेंस में, टाइम में, हर जगह यूज हो जाता है। अगर मीटर लगा देंगे आप तो जो है डिस्टेंस हो गया, सेकंड लगा देंगे टाइम हो गया, तो नैनो सेकंड, पिको सेकंड, नैनोमीटर, पिकोमीटर। अब इसके बाद जो है ये सैटेलाइट भी आप देखिए कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, तीनों में से किसी के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। सैटेलाइट कोई भी जो है किसी भी पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है। इतनी टाइम में अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं वो किस तरीके के मिशन, तो एक काम करती हैं डेवलपमेंट ऑफ पेलोड। पेलोड जो है डेवलप करने का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि डाटा हैंडलिंग एंड डाटा ट्रांसमिशन इज डन बाय इसरो एज द पार्ट ऑफ सैटेलाइट। बस ये हम आपको बता चुके हैं कि चूंकि भेजा जाता है ये सैटेलाइट बस के साथ में, मीन्स जो बड़ा सैटेलाइट है उसके साथ में ही भेजा जाता है। तो चूंकि उसी पे लगा हुआ है, तो अब जब उस सैटेलाइट का जो IMS है वो एक तरीके से मिनी बस है, उसका सारा डाटा गैदर करेगा इसरो। तो इस छोटे वाले का भी इसरो ही गैदर कर लेता है, बाद में जो है उनको दे देगा। इसरो विल एक्वायर पेलोड डाटा एंड डिसेमिनेट इट टू यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। दूसरा, डिज़ाइन फैब्रिकेशन जो है ये यूनिवर्सिटियाँ करती हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए अभी तक जो है जो भी स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहला है अनुसेट, स्टडसेट, SRM सेट, सत्यभामा सेट, स्वयं, प्रथम, पाईसेट, न्यू सेट, कलाम सेट, यूनिटी सेट, सतीश धवन सेट, इंस्पायर सेट, आज़ादी सेट। तो इन नाम्स को आप जो है नाम्स कह रहे हैं, देखिए सॉरी, इनको नामों को केवल जो है आप ध्यान में रखिएगा कि कभी अगर मान लीजिए ऐसे बना लें 4 सैटेलाइट के। देखिए सैटेलाइट्स के नाम हमने सारे एग्जांपल्स में इसलिए डिस्कस किए हैं कि कल को अगर मान लीजिए कि 6-7 सैटेलाइट के नाम लिख के और अचानक से ये पूछ ले कोई कि इनमें से कौन स्मॉल सैटेलाइट नहीं है या इनमें से कौन स्टूडेंट सैटेलाइट नहीं है, जहाँ से अच्छे से कैटेगरी बनाई जा सकती हो और उनमें कोई 1-2 ऊट पटांग पड़े हों जो ऑड हों, तो कम से कम आप जो है वहाँ रिकॉग्नाइज़ कर सको। बाकी जो है इतने नाम तो जो है कौन याद रख पाएगा। बाकी बार बार देखने वालों को याद भी हो सकते हैं जो बार बार इसको देखेंगे। तो यहाँ जा कर के हमारा जो है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है लॉन्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो लॉन्चर्स में जो है हम लोग SLV, ASLV, PSLV और GSLV, PSLV के 4 वर्जन और GSLV MK3 तक जो है डेवलप होते होते आ गया है। तो इस सारे मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, लॉन्चर्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और अगर आगे कुछ बढ़ सका तो आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी जो है काफ़ी बाकी है, लेकिन हम लोग जो है स्पेस सेक्टर को, स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि फ़र्दर फ्यूचर में आपको जब भी कभी पढ़ना हो, रिवाइज़ करना हो, आप तुरंत आइए। जितने भी वीडियो हैं 7, 8, 9 आप फटाक से देखिए। आधे घंटे के ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आप कभी भी जो है लगभग 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे में पूरा जो है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर सकते हो। और 5 घंटे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने के लिए कोई ज़्यादा नहीं, दूसरा ये कि जब एक बार आप देखे रहेंगे तो दोबारा में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और PDF जो हम आपको अवेलेबल करा देंगे आज, यहाँ जहाँ तक हो गया टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स तक, इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड कर दूँगा। तो जो लेना चाहे वहाँ से वो PDF निकाल सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, ताकि आपके पास सेफ़ हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो एटलीस्ट अब मान लीजिए कुछ लोग तो सिंसियर होते ही हैं, अगर कोई डाउनलोड करके उसको देखना ही चाहेगा या अपने पास रखना चाहे तो रख सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी आगे आप और जो है कोई आप अपने दोस्त वगैरह को रिकमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।